हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों कल शाम को मैंने आज के वीडियो की पूरी तैयारी कर ली थी, रिसर्च कर लिया था ताकि मैं आज सवेरे जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ सारे अपडेट्स शेयर कर दूं। लेकिन रात होते होते वापस से सिचुएशन बदल गई और एक बार फिर हॉर्मूज पर खबर आई कि उस पर ताला लग गया है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि बाज़ार इस वक्त जो है न्यूज़ पे चल रहा है, ट्वीट्स पे चल रहा है, स्पेकुलेशन पे चल रहा है। ग्राउंड पर अगर आप ये देखेंगे पिछले 50 दिनों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये बात सही है कि बातें हो रही हैं, पीस टॉक्स हो रहे हैं, सीज फायर हो रहा है, पर जहाँ तक ऑयल की बात है वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हेडलाइंस पे ना फोकस करके अंदर में क्या हो रहा है इसको समझें, और उसको समझने के लिए थोड़ा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि वहाँ पर ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है और जो अनाउंसमेंट हुई सीज फायर रुकने की, फिर वापस से रिवर्स होने की, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट्स इसी के बेसिस पे चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हॉर्मूज में क्या हो रहा है, अभी करंट सिचुएशन क्या है। दूसरा हम बात करेंगे कि सीज फायर की रियलिटी क्या है। ध्यान रहे दोस्तों, अब दो सीज फायर चल रही है, एक इजराइल और लेबनान की और दूसरी ईरान और यूएसए की, और दोनों की सीज फायर की एंड डेट अगले कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली है। तीसरी हम बात करेंगे एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए, और चौथा इन सब फैक्टर्स का मंडे के दिन बाज़ार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों फ्राइडे को दिन काफ़ी एक सेलिब्रेशन का मूड था। खबर आ गई कि जी अब हॉर्मूज खुल गया है और ऐसा लगा कि अब तो भाई फ्री फॉर ऑल हो गया, तेल फ्रीली जाएगा। हमने समझने की कोशिश नहीं की कि वहाँ के उसके डिटेल्स क्या हैं और हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दी। और ये एक इसके बारे में हमने पहले बात किया था कि इस वक्त जो सिचुएशन है, पेसिमिज्म इतना ज़्यादा है और लोगों के अंदर में इतना डर है, फेयर है, पोर्टफोलियो लोगों के ब्लीड कर रहे हैं कि एक छोटी सी छोटी खबर भी आती है तो हमें उसका ओवर रिएक्शन देखने को मिलता है। इसको हम अगर एक एग्जाम्पल से समझें, प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, बट अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लीजिए एक पेशेंट है, वो कोमा में है और बेयरली सर्वाइव कर रहा है, और उसकी वजह से क्या है कि सब परेशान हैं, होप लूज़ कर रहे हैं, लोगों के मन में डर है बहुत सारा। अब सडनली खबर आती है कि जी पेशेंट ने हाथ हिलाया है, तो लोगों के अंदर में एक नई होप जाग जाती है, एक फ्रेश एनर्जी आ जाती है और उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, वापस से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वैसी सिचुएशन अभी बाजार में चल रही है। एक छोटी सी पॉजिटिव खबर आती है और सब एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर में से पता है कि सिचुएशन सही नहीं है। तो ये एक नेचुरल, एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है जो हर किसी के अंदर होती है। जब बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म होता है, छोटी सी खबर भी बड़ी खबर की तरह काम करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ये जो न्यूज़ फ्लो, ट्वीट्स, ये जो खबरें वबरें बार बार आ रही हैं, दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। कुछ लोगों ने इस वॉर को बिजनेस बना लिया और उससे पैसे कमा रहे हैं। किसके कॉस्ट पे कमा रहे हैं? आपके कॉस्ट पे कमा रहे हैं, हमारे कॉस्ट पे कमा रहे हैं। एक्सट्रीम बेरिश सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव खबर आ जाती है, मार्केट गैप अप हो जाता है। फिर जब सब कुछ अच्छा लगता है, मार्केट गैप डाउन हो जाता है। तो ये बाजार में गेम चल रहा है, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि हमें न्यूज़ के बेसिस पर रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिएक्ट करना है ग्राउंड पर क्या हो रहा है उस पर रिएक्ट करना है। तो आइए समझते हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आप गलत ही डिसीजन लेंगे। क्योंकि आप डिसीजन ले रहे हैं कि लड़ाई ख़त्म होने वाली, आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि हॉर्मोन्स खुलने वाला है, उसके बेसिस पर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो पिछले 48 आवर्स में बहुत कुछ हुआ, आइए समझते हैं। तो अप्रैल 17 यानी फ्राइडे को ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा स्ट्रेट कंप्लीटली ओपन, हॉर्मोज पूरी तरीके से खुल गया है,
लोगों ने इस खबर को आड़े हाथ लिया, यूएस मार्केट्स ने हाई लगाया, ऑल टाइम हाई, 2% मार्केट्स करीब करीब अप रहे, एआई के स्टॉक में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली और हमारे यहाँ भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस अनाउंसमेंट के फाइन प्रिंट्स को जाने बगैर। तो उसके बारे में बात करेंगे कि अगर हॉर्मुज खुल भी जाता जैसा फ्राइडे को कहा गया, तो क्या वो वाकई में खुलता। अब इसके बाद कुछ ही घंटे बाद जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं, जो कि ये पीस टॉक्स में, सीज फायर टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट रिमेन्स क्लोज्ड एज लॉन्ग एज द यूएस ब्लॉकेड कंटिन्यूज। तो भाई ईरान ने हॉर्मुज को घेर के रखा है, कंट्रोल करके रखा है और ऊपर से यूएस ने भी ब्लॉकेड बना दिया है। तो ईरान ने बोला ठीक है हम खोल देते हैं, आपने इजराइल के साथ, इजराइल और लेबनान का पीस टॉक हो गया, हम खोल देते हैं। अमेरिका बोल रहा है हम नहीं खोलेंगे, आप खोलो। तो अब मतलब हम ब्लॉकेड हटा रहे हैं, आप नहीं हटाओगे, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने वापस बोल दिया कि ये क्लोज्ड है। अब अप्रैल 18 को यानी सैटरडे को खबर आती है फुल रिवर्सल, ईरान सेज इट हैज़ क्लोज्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। और ये सिर्फ ट्वीट की बात नहीं है, वो उन्होंने गनबोट से फायरिंग करनी शुरू कर दी जो भी वहाँ से गुजर रहा था। ओके, अब यहाँ पे ऐसी खबरें हैं कि 3 कमर्शियल शिप्स के ऊपर फायरिंग की गई है और उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे अवेलेबल है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इंडिया के शिप को भी नहीं जाने दिया गया, हालांकि इंडिया उनके फ्रेंडली कंट्रीज़ के लिस्ट में है। और एक ट्रस्ट का इशू बना हुआ है, उनका शिप यहाँ पर आया, हमारे नेवल एक्सरसाइज से जा रहा था, उसको डुबा दिया गया। और जो है हमारा स्टैंड भी क्लियर नहीं है कि हम ईरान के सपोर्ट में है या न्यूट्रल हैं। तो जो मिक्स सिग्नल है इसका हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाय द वे, इजराइल की जो फ्रेंडली कंट्री की लिस्ट है उसमें कौन कौन आता है जिनके वेसल्स को वो कह रहे हैं कि हम अलाउ कर देंगे या करेंगे, उसमें चाइना आता है, इंडिया आता है, रशिया आता है, पाकिस्तान, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, ये आता है। अब इंडिया का शिप भी जब वहाँ से जाने लगा तो उसे भी बोला, गोलियाँ वोली चलाने लगी, तो उन्होंने बोला भाई हम यू टर्न ले रहे हैं, आप हमें गोली मत चलाओ, हमें परमिशन दी गई थी। बट ये है कि इंडिया का क्रूड भी वहाँ से नहीं जा रहा है। अब ये एक डिप्लोमेटिक थोड़ा इशू भी बन गया है और ऐसा सुनने में आया है कि हाई लेवल पर डिस्कशंस चल रहे हैं। अब जो लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे थे फ्राइडे के दिन, हॉर्मुज खुल गया, अब तो सब नॉर्मल हो जाएगा, उसकी क्या असलियत थी? जो खुला, क्या हमने उसके फाइन प्रिंट्स को समझने की कोशिश की, उसमें क्या कंडीशंस थी? ओके, सो पहली बात तो ये कि ईरान इस हॉर्मुज खोलने के लिए तभी तैयार हुआ जब लेबनान को सीज फायर में डाला गया। इजराइल उसके लिए रेडी नहीं था, लेकिन जब डाला गया तभी हुआ, यानी कि उसने अपने शर्तों पर सीज फायर किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम आपको हॉर्मुज में एक पाथ दे रहे हैं, वहीं से शिप जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से घुस जाएगा। तो कंट्रोल, ईरान का कंट्रोल उस पर मेंटेन था। और शिप आने से पहले IRGC से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है कि मुंह उठाए और निकल लिए। और लिमिटेड नंबर ऑफ शिप्स वहाँ से जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों शिप्स वहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि ऑयल की सप्लाई पुराने लेवल पर नहीं पहुँचेगी और नो इजराइल शिप्स, इजराइल का कोई शिप वहाँ पे नहीं जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, कल को अगर वापस ईरान बोलता है कि हॉर्मुज खोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, वो इन कंडीशंस के साथ जाएगा। यानी कि ऑयल की जो सप्लाई है पुराने लेवल पर नहीं जाएगी। अब ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? उसका रीज़न ये है कि उन्हें डर है कि कोई कमर्शियल शिप के वेस्ट में कोई आर्मी, नेवल जो अमेरिका या इजराइल के सैनिक ना आ जाए और अटैक ना कर दें और हॉर्मुज को कंट्रोल ना कर लें। इसलिए ईरान तब तक पूरी तरीके से इसे नहीं खोलेगा जब तक कि कोई प्रॉपर लॉन्ग टर्म कोई पीस डील नहीं हो जाती। तो कल को अगर ये खबर आती भी है कि दोबारा हॉर्मुज खुल गया, तो हमें एक्चुअली उसके फाइन प्रिंट्स को समझना है कि खुल गया तो क्या ऑयल की सप्लाई कितनी बढ़ेगी। अगर थोड़ी बहुत 5-10% बढ़ेगी तो हम सिचुएशन वहीं पर आ जाएगी। ओके, तो हॉर्मुज 50 दिनों से उसी स्टेट पर खड़ा हुआ है, वहाँ कोई भी बदलाव नहीं है और इसलिए हमें अर्ली सेलिब्रेशन
नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा जो खतरा है वो ये है कि ट्रंप अभी भी अपना जो ब्लॉकेड है उन्होंने वो लगाया हुआ है, और इसीलिए ईरान ने भी अपना बोला कि हम हॉर्मुज को दोबारा बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं हटा रहे हो और आप हमें कह रहे हो कि हम हटाएं। तो ये सिचुएशन भी वैसी की वैसी बनी हुई है। सो ट्रंप साइमल्टेनियसली क्लेम्स हॉर्मुज इज ओपन एंड इंसिस्ट्स द यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑन ईरानियन पोर्ट्स रिमेन्स इन फुल फोर्स। तो उनका लगा हुआ है, उन्होंने अपना ब्लॉकेड को नहीं हटाया। अब आइए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, सीज़फायर का स्टेटस। तो सीज़फायर दो तरीके के हैं, एक ईरान और लेबनान का है और दूसरा ईरान और यूएस का है, यानी कि पहला है इजराइल और लेबनान का और दूसरा है ईरान और यूएस का। तो इजराइल और लेबनान का जो सीज़फायर है वो अप्रैल 26 को ख़त्म होने वाला है और ऑलरेडी उसमें फूट पड़ चुकी है और वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई। आज की खबर अगर गूगल सर्च आप करेंगे तो इजराइल सोल्जर्स किल्ड ऐसी खबरें हैं और उन्होंने साउथ लेबनान पे अटैक किया है। तो ऑलरेडी ये सीज़फायर खतरे में है दोस्तों, इसे समझने की ज़रूरत है। और साथ में जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू said Israeli troops would not withdraw, establishing a 10-kilometer security zone into Lebanon. तो 10 किलोमीटर का घेरा उन्होंने लगाया, उसे भी नहीं हटाया। So nothing has changed on the ground, इस बात को हमें समझनी ज़रूरी है। साथ में ईरान के साथ यूएस का जो सीज़फायर है उसकी सिचुएशन क्या है, तो वो अप्रैल 21 को ख़त्म होने वाला है। उसके बाद क्या है हमें नहीं पता। हालांकि ये बात सच है कि एक सेकंड राउंड की बात हो रही है, बातचीत के लिए बातचीत हो रही है, बेस बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई सेकंड राउंड की बात हो जाए। और ट्रंप का इसमें क्या कहना है, ट्रंप्स ओन वर्ड्स ऑन व्हाट हैपेंड इफ नो डील। वो क्या कहते हैं, मे बी आई वोंट एक्सटेंड इट बट द ब्लॉकेड इज गोइंग टू रिमेन। मे बी आई वोंट एक्सटेंड इट सो यू विल हैव अ ब्लॉकेड एंड अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगेन। आपको लग रहा है कि सीज़फायर की भाषा है, ये पीस की भाषा है। सो कोई भी अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ खबरें जो हैं फैलाई जा रही हैं, मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब तो ये सीज़फायर की अभी क्या सिचुएशन है, अभी अगर हम इसको समराइज करें क्या सीज़फायर होगा नहीं होगा, उसकी रियलिटी क्या है, आइए इसको समझते हैं। सो बोथ सीज़फायर एक्सपायर विद इन डेज, एक अप्रैल 21 को, एक अप्रैल 26 को। सो दोनों सीज़फायर ख़त्म होने वाले हैं। नो कॉन्क्रीट सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इज कन्फर्म्ड। अगली बातचीत होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, बातचीत के लिए बातचीत चल रही है। द सिचुएशन इज मोर फ्रेजाइल टुडे देन इट वॉज ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे को सब कुछ ठीक लग रहा था, आज बिल्कुल उसका उलट सिचुएशन है, यानी कि हम फ्राइडे से पहले वाली सिचुएशन पे चले गए हैं, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं बदला है। अब दोस्तों हमें एक चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूज़ के बेसिस पे बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, ट्वीट्स के बेसिस पे बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, ट्रंप के स्टेटमेंट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ा मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है। वॉर को उन्होंने प्रॉफिट का एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, उनके लिए ये खेल है, पैसे बनाने का खेल, और वो पैसे बना भी रहे हैं। और अभी तक लोग स्पेकुलेट करते थे कि शायद ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, लेकिन अब लोग डेटा के साथ बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। और आप अगर ट्रंप के पैटर्न्स को देखें, उनके स्टेटमेंट्स को देखें, यूएस मार्केट खुलने से पहले उनका टोन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, और एक्सट्रीम जब खराब सिचुएशन होती है पॉजिटिव बोलते हैं, और जब बहुत पॉजिटिव सिचुएशन होती है तो नेगेटिव बोलते हैं। और अब तो लोग जो है वहाँ के जो सेनेटर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज को ट्रैक कर रहे हैं, क्या खरीदा, कितना गेन है, और वो दिखा रहे हैं कि देखो इनके रिटर्न्स तो जो वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट लोग हैं, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, इनके भी रिटर्न्स को वो बीट कर रहे हैं। सो ये एक बस लोगों की जान के ऊपर और उनके पैसे के ऊपर एक खेल चल रहा है, और बड़े लोग जो है पैसे बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों
बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। खबर के बेसिस पर पैसे मत लगाइए। आपको पैसे लगाने हैं, आप लगाइए, बेशक लगाइए, जितना लगाना है लगाइए, बट खबर के बेसिस पर मत लगाइए, फोमो के बेसिस पर मत लगाइए। स्टॉक्स, वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स के बेसिस पर लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। यही हमारी आपसे सलाह है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 10 दिन से रैली हो रही है, हम खरीद लेते तो हमें प्रॉफिट बन जाता। जी हाँ, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखते, लेकिन यही चीज़ 1 साल पहले भी लोग बोल रहे थे, 2 साल पहले भी बोल रहे थे, 3 साल पहले भी बोल रहे थे। सो आप जब लोस से देख रहे हैं, आपको लग रहा है 10% में गेन कर लेता, लेकिन जब हाई से आप देखेंगे तो वहाँ से भी 10% आप डाउन है। और वो तो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर पोर्टफोलियो की जाके देखेंगे तो 30-30, 40-40, 50-50% डाउन है, जो रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स थे। सो आप शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा ऐसा, लेकिन अगर आप थोड़े लंबे टाइम तक रहेंगे ना, तो आपको असली पता चलेगा कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं 10 दिन पहले खरीदता, आप ये सोचिए कि मैं अगर 1 साल पहले खरीदता तो क्या होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप कब खरीद रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं। इसलिए जो है खबर के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट के बेसिस पर इन्वेस्ट करना है। अब आइए वीकेंड में एक और जो डेवलपमेंट हुई, HDFC ICICI बैंक के रिजल्ट्स आए, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट्स कोई बहुत ब्लॉकबस्टर नहीं रहे और एवरेज में कहूँगा, और HDFC के तो बिलो एवरेज टाइप ही रहे। तो HDFC के नेट प्रॉफिट 9% अप रहा और टोटल रेवेन्यू 5% ईयर ऑन ईयर रहा। तो सिंगल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, कोई ग्रोथ स्टोरी है, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, और हमें ऐसे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, और कंसर्न क्या है कि उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पीक से गिरा है, 3.8 से अभी 3.43 के आसपास है। अब क्या ये यहाँ से और गिरेगा, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मर्जर के बाद ये पेन अभी अगले कुछ क्वार्टर्स तक रहेगा और इसीलिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। ICICI बैंक की अगर बात करें, उनके रिजल्ट्स HDFC से बेटर आए हैं। ओके, और उनका नेट प्रॉफिट 21% ग्रो किया है क्वार्टर एंड क्वार्टर, और फुल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.2% है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर तो ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। दोनों ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, HDFC ने 15 रुपये का और ICICI ने 12 रुपये का। ओके, सो यहाँ पर ICICI का थोड़ा सा बेटर रिजल्ट है, और ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने फंड रेजिंग का भी अनाउंसमेंट किया है। ओके, तो अगर कुछ उसमें कुछ मेजर होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। सो इंडिया के जो 2 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स थे, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया, एवरेज रिजल्ट्स आने वाले हैं, और यही बैंक के रिजल्ट्स इकॉनमी का बैरोमीटर होते हैं। तो इकॉनमी में क्या होगा और आगे क्या रिजल्ट्स आएंगे वो बताएंगे। सो बैंक के लीडिंग बैंक्स ने बोला हम एवरेज परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है PSU बैंक्स की, तो PSU बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं। PSU बैंक्स ने पिछले दिनों काफ़ी रैली की, रिजल्ट्स भी अच्छे आए, लोन ग्रोथ भी दिखाए, लेकिन अब जो तलवार उनके सर पे लटक रही है बॉन्ड यील्ड के लॉसेस के, ट्रेजरी लॉसेस के, उसका उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब जब ये SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा इनके रिजल्ट्स आएंगे तो वो भी अपना टोन सेट कर देंगे। तो प्राइवेट बैंक्स कुछ नहीं कर रहे हैं मेरा ख्याल, और मोस्ट लाइकली PSU बैंक्स भी कुछ खास नहीं करेंगे। तो ये एक जो 30-35% वेटेज होल्ड करता है हमारे मार्केट में जिस सेक्टर का, उसका परफॉर्मेंस अब अंडर वैल्यूड होने वाला है। और ये लड़ाई अगर खिंची, इन्फ्लेशन इसी तरीके से बढ़ा, क्रूड नहीं गिरा, तो अगले क्वार्टर में सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। इसे हमें समझने की ज़रूरत है। अब मंडे के दिन क्या होगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़, जैसे कि मैंने कहा, हॉर्मुज़ इज़ रीक्लोज्ड विथ लाइव फायर। ऐसा नहीं है अनाउंसमेंट कर दिया और बस वहाँ पे अब जो पास कर रहा है उस पर गोलियाँ मारी जा रही हैं। ओके, सो हॉर्मुज़ इज़ रीक्लोज्ड विथ लाइव फायर, ये पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो
ये जिसकी वजह से मार्केट्स, यूएस मार्केट्स रैली किए और हमारे मार्केट भी उस होप में रैली किए, वो अब पिक्चर से हमें हटा देनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि आज शाम तक कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। अब इसका इम्पैक्ट देखो ऑयल में देखने को मिलेगा। ऑयल अगर आप देखें 90 के लेवल के आसपास पहुंचा, फिर थोड़ा सा जंप हुआ और मोस्ट लाइकली ये 9500 के बीच में खुलेगा, क्योंकि क्रूड की सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है, वहाँ से कोई टैंकर्स पास नहीं हो रहे। तीसरी चीज़ कि सीज फायर 1 अप्रैल 21 को है एंड 1 अप्रैल 26 को है। सो अगले कुछ दिन हमारे हाथ में है, क्या होता है वो देखना है। अगर तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन ये होगा कि लोग बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे और ये थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। अभी ब्रेक थ्रू के साइंस तो ग्राउंड पर नहीं दे रहे हैं। ईरान ने बोल दिया हम अपना न्यूक्लियर देंगे नहीं, हॉर्मुज़ हम खोलेंगे नहीं। सो किस बात का सीज फायर होगा, फिर किस चीज़ का सीज फायर, क्या एग्रीमेंट होगा, वहाँ पर आप मुझे बताइए। चौथा, ट्रंप थ्रेटेंड टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगेन इफ नो डील। एक तरफ कैरेट, एक तरफ स्टिक। कैरेट भी दे रहे हैं कि भैया बात कर लो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नहीं करोगे तो हम फिर ये करेंगे। तो ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। और साथ में अब जो एक नया एंगल आ गया है कि ईरान ने हमारे शिप्स के ऊपर गोलियां चला दी, तो अब एक डिप्लोमेटिक एस्केलेशन हो गया है। तो क्या हम ईरान के गुड बुक्स में रहेंगे, क्या हमारा टैंकर्स वहाँ से निकलेंगे, और नहीं निकलेंगे तो क्या होगा। खबरें ऐसी हैं कि हमें रशियन ऑयल खरीदने का 1 महीने का और एक्सटेंशन भी दे दिया गया है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑयल की सिचुएशन क्या है हमें नहीं पता। अब इलेक्शन के बाद ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है बताइए। मुझे लगता है बढ़ने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है ऑयल की वजह से ठीक नहीं है। तो इन सब का बाज़ार पर मंडे को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एक तरफ बैंकिंग सेक्टर ने अपना वर्डिक्ट दिया, एवरेज बिलो एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट्स। दूसरी तरफ हॉर्मुज़ और ये सीज फायर की जो खबरें थी, उस सिचुएशन में हम बैक ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो एक फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर जा रहे थे, ये भी डाउन रहेंगे। सो मोस्ट लाइकली फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट्स खुलने चाहिए मंडे को। और डेटा मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डेटा में जो साइंस मिल रहे हैं, दोबारा से शॉर्ट्स क्रिएट होने की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम दोबारा से एक राइज के बाद जब हम वापस से थर्सडे के लोस को ब्रीच करेंगे, तभी फिर वापस से डाउनफॉल शुरू होगा। तो फिलहाल के लिए जो भी पॉजिटिव्स प्राइस्ड इन थे सिस्टम में, अब वो सिस्टम से निकलते हुए दिख रहे हैं और मार्केट इसके लिए नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स खबरों का माहौल हमें देखना है कि क्या होता है। अगर आज रात कुछ और मेजर डेवलपमेंट हो जाती है, कोई पीस टॉक अनाउंस हो सकता है, तभी मार्केट्स ऊपर जाएंगे। अगर कोई मेजर टॉक्स के, सीज फायर के डेवलपमेंट नहीं होती है, मोस्ट लाइकली यहाँ से मार्केट को जो है रिट्रेस करना शुरू करना चाहिए। तो हम मंडे को फिर आपके साथ ज़रूर आएंगे और डेटा के बेसिस पर एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बेरिश सेंटिमेंट्स हैं वो डेटा में वापस से रिफ्लेक्ट होने लगे हैं या नहीं होने लगे हैं। और दोस्तों आखिर में आपके साथ मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि न्यूज़ के बेसिस पर रिएक्ट मत करिए। स्टिक टू फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, वैल्यूएशंस एंड थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो कोशिश करिए कि हेजिंग के साथ या छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन जो बाज़ारों में चल रहा है, जिसका इस्तेमाल करके बड़े लोग हमें लूट रहे हैं, तो वो आपको पैसा कमाने नहीं देंगे इतने आसानी से। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।